गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं इलेक्शन की बात से। ज़रा इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन के मौसम में जो सिक्योरिटी मसाइल है किस तरह से उनको देखा जा रहा है। तो निगरान वफाकी काबीना ने इलेक्शन में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। फौज इस इलेक्शन को देखेगी, यानी सिक्योरिटी फराहम करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल्लाह काकड़ इनकी ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, उसका ऐलान कल जारी हुआ। और इस्लामी के मुताबिक जो हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ, या एक तो हसास, एक इंतहाई हसास, तो वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय होगी और इसी तरह से वो इस सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करेगी। बिल्कुल, ये रैपिड रिस्पांस के लिए जो है फोर्सेस वो तैनात की जा रही हैं और इस तरह के और बहुत सारे इकदाम है जो लिए जा रहे हैं ताकि सुबह में इलेक्शन की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से उसको बेहतर बनाया जा सके। बढ़ते आगे, एक और काम भी होगा, इलेक्शन से पहले होगा। उल्लू उल्लू हेलो, याद आया कुछ? ये कब होता है? जब आप चेक कर रहे होते हैं लाइन कि लाइन ठीक है ना। तो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, अब भूल जाए आरटीएस को, ईएमएस की बात करेंगे इस दफा। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको चेक किया जाएगा, तजर्बाती मश्क होगी, इसका फैसला किया गया है। 2018 में भी कर लेते एक प्रैक्टिस तो अच्छा हो जाता। प्रैक्टिस की थी वो फाइनल डे पे कर दी थी ना। अच्छा ओके। अभी डी डे से पहले होगी। प्री इलेक्शंस अगर कर दी जाती प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली थोड़ा ये, लेकिन इस मर्तबा चले ये अच्छी बात है कि मेक श्योर करना है कि ट्रांसपेरेंसी हो और लोग उसके बाद ज़ाहिर इलेक्शंस पे सवाल निशान ना उठा सके। तो हर तरह से इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए जो लुलू हेलो है वो किया जाएगा। और चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को इसके हवाले से मरासला इरसाल कर दिया गया है। और ये 26 जनवरी को रिजल्ट की तैयारी के लिए जो तजर्बाती मश्क है ये करने की हिदायत दी गई है। ज़ाहिर है आरओज, डीआरओज जो प्रोसेस का हिस्सा है वो सब उल्लू हेलो करेगा, चेक करेगा कि मामला ठीक है। इट्स अ गुड थिंग। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है कि प्रॉपर इलेक्शन का माहौल है, इकदामात लिए जा रहे हैं और अब लोग तैयारी करेंगे उन्होंने वोट किसको देना है। वोट आप सबने देना है क्योंकि वोट डालना आपकी, हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है और ये हम अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए उनका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो। तो जिसको भी आपने वोट डालना है, आपकी मर्जी जो भी हो, आपके अपने नजरियात हैं, लेकिन आपने वोट लाजमी डालना। वैसे मरीम नवाज साहबा ने 2 रोज पहले हाथ जोड़ कर कहा था कि वोट जरूर डालने हैं। उनकी पार्टी को डालने हैं, किसी को डालना है, फैसला बहरहाल आपने करना है। अपने ऊपर रहम करो, वो तो कर लो रहम। ये बात बहुत अहम है कि बजाय इसके कि कल को आप तनकीद करें, आज ये डिसाइड करें कि आपने मेक श्योर करना है कि आपने वोट कास्ट अपना भी करना है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी आपने इस बारे में गाइड करना है कि आपने वोट लाजमी कास्ट करना है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। आज वैसे सुबह फजर के आसपास तो धुंध के डेरे थे इस्लामाबाद में, लेकिन तकरीबन 7, साढ़े 7 बजे फिर सूरज ने अपना मुखड़ा दिखाया और इस्लामाबाद का वेदर थोड़ा चेंज हुआ। अदरवाइज लास्ट 4 डेज से इस्लामाबाद में धुंध थी। तो आज का पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इस्लामाबाद की बात करें, जिस शुएब ने ऑलरेडी बताया कि सुबह धुंध थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके बाद जो है वो सूरज ने थोड़ा सा अपना मुखड़ा दिखा दिया तो वेदर थोड़ा सा बेहतर नज़र आना शुरू हो गया। कम से कम 5 ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 5, ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 12, ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा पेशावर की बात करें, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करें, कम से कम 1, ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आज का मौसम। और सूरज वैसे अब तकरीबन हर जगह पे है, इस वक्त तकरीबन है, लेकिन वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट से एनीथिंग। लाहौर में थोड़े से बादल है, लेकिन लाहौर में थोड़े से बादल हैं, बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इसमें धुंध है और धुंध की वजह से मैदानी इलाकों में मोटरवेज, हाईवेज इनको ज़ाहिर बंद किया जाता है। नॉट हाईवेज, तंग भी है ज़ाहिर है, सर्दी से तंग। तो उस तरह की ठंड तो खैर पड़ ही नहीं रही, बड़ी हैरानी की बात हो नहीं रही। आई मीन नहीं, ठंड तो है, उस तरह से नहीं है शुएब। मतलब आप लास्ट ईयर का फरवरी या उससे लास्ट ईयर का फरवरी, मुझे लगता है कि ठंड इस बार बहुत ज्यादा है। खाया पिया करें थोड़ा। अच्छा ठीक है जी, ठंड है। अच्छा एक काम करते हैं, आप व्हाट्सएप करके बताएं अपने इलाके का नाम लिख करके आपके इलाके में ठंड पिछले साल से ज्यादा है या कम है। हाँ, ये सवाल कि पिछले साल से ज्यादा है या कम। मुझे लगता है कि पिछले साल की नस्बत बहुत कम है। ठीक है जी, वजीरिस्तान से, बाजोड़ से, कहीं से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं आपके इलाके में इस वक्त मौसम कैसा है। बिल्कुल। लेकिन सबीन, स्पेशली अगर मैदानी इलाकों का हम जिक्र करें, फैसलाबाद, तोबा टेक सिंह, इन इलाकों में जहाँ जहाँ मेरी किसी से बात हुई, वो कहते हैं कि इस बार तो इतने दिन से सूरज ही नहीं देखा और बाहर निकलते हैं तो वो फॉग की वजह से या उस एटमॉस्फेयर की वजह से कपड़े गीले गीले फील करते हैं। यस, और लोग बीमार हो रहे हैं, जो आदि नहीं है बीमार हो रहे हैं, औस पड़ती है। लेकिन आपको लेकर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहां उस तरह की बर्फबारी तो नहीं हुई लेकिन झीलें जम गई हैं।
वादी गज़र की मुंजमद झील की अगर बात करें, खलती झील, यहाँ पर विंटर फेस्टिवल हो रहा है। ये 7 रोज़ा फेस्टिवल है। आइस हॉकी है, स्केटिंग है, दीगर मुकाबले जारी हैं। अब इसमें गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल, इनकी टीम्स जो हैं वो शरीक हैं और इनके दरमियान ज़ाहिर मुकाबला हो रहा है। क्या बात है, आगे एंजॉय करते हैं लोग, और जाहिर सी बात है हर तरह की धूप को भी एंजॉय करते हैं। सोच के बच्चा बच्चा एंजॉय कर रहा था, एक बच्चे ने बड़ी एंजॉय की धूप। बिल्कुल, तो एक नन्ना सा व्लॉगर है, आपकी मुलाकात करवाते हैं उससे। मेरा नाम मोहम्मद शिराज सिंह। उधर देखो धूप भी निकला हुआ है, देखो मैं आपको उधर लकड़ी तोड़ने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ लकड़ी। आज इतनी सर्दी नहीं है, धूप में निकला हुआ है, इस साल में बर्बादी नहीं हुआ है। मेरे दादाजी ने काट रहा है लकड़ी तोड़ रहा है। देखो मैं आपको मेरी दोस्त के घर ले चलूँगा, दोस्त घर बहुत दूर है। पूरा देखो वो पहाड़ पे बड़ा फिनी है, मेरे बाग हैं। देखो ये हमारे गांव के मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। देखो मैं आपको गांव के गली में ले चलता हूँ। क्या क्यूट सा ये बच्चा है, अपने गांव की गलियां, अपने घर, अपने फैमिली मेंबर्स से मुलाकात भी करा रहे हैं। दादा की बात क्यूट धूप निकला हुआ है। और ये मुजाहिरा उस बच्चे के लिए भी नया है कि वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ही इज वेरी क्यूट जी। तो इसके व्लॉग्स तो बड़े, आप मुझे लगता है हिट हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस देखें, मुझे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा है कि अब जितनी कॉन्फिडेंटली वो बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है छोटा सा बच्चा तो है ही नहीं, कोई बड़ा शख्स बात कर रहा है। अपने यहाँ के बच्चों को देखें तो आप बिल्कुल बाहर नहीं निकालते उनको ठंड में, लेकिन वहाँ के बच्चे बड़े रेजिलिएंट है मौसम के एतबार से, फिर रहे और बता रहे हैं कि हमारे और अपनी रूट्स को से बहुत मुतासिर है। बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। मौसम ही की बात करते हैं। मौसम जहाँ तबाही मचा रहा है उसका जिक्र करते हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की बात करते हैं। सैलाब से यहाँ पर तबाही है, दरियाओं में तूफानी है और तूफानी के बाइस नशेबी इलाके से रिहाब आ चुके हैं। जो सैलाबी रेला वहाँ पर आया तो गाड़ियों को बहा ले गया। जो मंजर आपको हम दिखाने वाले हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इस तूफ़ान के बाद, इस सैलाब के बाद जिस तरह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ। ये तूफ़ान है ईशा और इसके नुकसानात के बाद जो सिलियन नामी तूफ़ान का सामना भी है, जो आज रात साहिली इलाकों से टकराएगा। तो ये तो बात थी अमेरिका की। बहुत ही डिस्टर्बिंग मनाजिर है इस वक्त। और इसी तरह सबीन जो बरतानिया है वहाँ पर भी हम यही देख रहे हैं कि लंदन में तेज़ हवाएं चलने के बाद जो हालात वहाँ पर हैं, ज़ाहिर वो वार्निंग वहाँ पे भी ज़ाहिर जारी कर दी गई है। वेदर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ज़ाहिर ऑलरेडी ठंड रहती है और ठंड के मौसम में तो ज़ाहिर तबाही वहाँ पे हम देख ही रहे होते हैं कि हुआ है। अल्लाह सबको महफूज है। आमीन। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। बड़ी मुनफरिद खबर है। हाँ। मुनफरिद खबर है, अनोखा दुल्हा है, अनोखा दुल्हा है, अनोखी बारात है। आजकल वैसे वाकई में अनोखी बारातें बहुत ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा जी, अब दुल्हे ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अजीब अजीब ख्वाहिशें भी अब सामने आ रही है ना। अच्छा, वो ये है कि अक्सर हमारी कोशिश होती है ना कि बारात पे जो है वो एक अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी लेकर जाए, चमचमाती गाड़ी के लोग देखें कि ये देखें जी, रेंट पे भी लेते हैं, कुछ लोगों की अपनी भी होती है, दोस्त भी दे रहे होते हैं। लेकिन रावलपिंडी के शहरी ने, जो दूल्हा है, उसने एक अनोखा तजुर्बा किया है और उसने किसी महंगी गाड़ी के बजाय वेस्पा पर बारात लेकर वो गया है। उसने कहा जी मैं वेस्पा पर बारात लेके जाऊंगा। जिंदा दिल ये जो दूल्हा है असद खान, इससे अपनी बारात के लिए कम से कम 30 वेस्पा जो है वो अरेंज की हैं और उनके मेहमान वेस्पा चलाते हुए बारात में शरीक भी हुए। उन्होंने वेस्पा के साथ साथ तकरीबन 10 क्लासिक गाड़ियों का भी बंदोबस्त किया हो और अपनी इस खुशी के मौके के मुनफरिद अंदाज से उन्होंने यादगार बनाया और अपनी इस ख्वाहिश को ज़ाहिर उन्होंने पूरा भी किया। खुद हेलमेट क्यों नहीं पहना? खुद अच्छा, काफी लोगों ने नहीं पहना वैसे। अच्छा ठीक है कोई देखे ना देखे, शोएब तो देखेगा, वो वाली बात होगी। अच्छा, दूल्हे ने कहा कि अगर हेलमेट पहनूंगा बाल खराब होंगे, लेकिन हाँ, जो इस एटमॉस्फेयर में उसका सूट का बेड़ा गर्क हुआ होगा। लेकिन उसकी ख्वाहिश से देखें, मुझे इस बात की खुशी जरूर होती है कि एक तो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि हर कोई गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता और जब आप इस तरह के ट्रेंड्स अपनी ख्वाहिश के लिए भी अपना भी हो सकता है, मतलब इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव नहीं। अच्छा, पैसे बराबर लगे हैं, बराबर। सिर्फ स्टाइल बंदे का चेंज है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है। बचत वाला मामला कोई नहीं है। खबर बड़ी अच्छी नहीं, अनोखा है, अनोखा काम है, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं पॉजिटिव उसमें से ना उसके पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रही हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये कहेंगे कि उसने पैसे बचाए तो भैया ऐसा कोई मामला नहीं है, पैसे बराबर लगे। ओके ठीक है ठीक है जी, चलें जी, बढ़ते हैं आगे। एक तो बहुत दुआएं इनके नए सफर के लिए, जिंदगी का नया सफर ही ज़ाहिर ये होता है, अल्लाह ने इसी तरह से हंसता खेलता आबाद रखे इनका घर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमरीकी अवाम की। क्या आप जानते हैं कि अमरीकी अवाम किस बात से सबसे ज़्यादा खौफज़दा है?
एक सर्वे हुआ बेसिकली, और उस सर्वे में ये सामने आया कि जो अमरीकी हैं वो सबसे ज्यादा करप्शन के एलिमेंट से घबराते हैं, परेशान होते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा जो खौफ है वो करप्शन है। ये चैपमैन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें लोगों से एटमी जंग, आलूदगी, आतिशफिशा फटना और ज़ोंबीज़ जैसे मुतादिद खदशात से मुतालिक पूछा गया। और उसके बाद सर्वे टीम ने जवाबात की तरतीब से अवाम में पाए जाने वाले खौफ की दर्जाबंदी की, और जो रिजल्ट आया तो तकरीबन 60% जो अमेरिकन थे वो जो करप्शन है सरकारी एहलकारों में उससे वो खौफजदा थे कि ये एक बड़ा इशू है। अच्छा, अब ये देखें, इससे ये बात होती है कि यहाँ पर हम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये उनका इशू है सिर्फ, ये बेसिकली तरक्की याफ्ता ममालिक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके अवाम के भी यही मसाइल है। तो करप्शन की अगर बात करें तो वो हर जगह पर हर लेवल पे है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अरबों खरबों की करप्शन कर देगा एंड देन आप उसको कहेंगे अच्छा जी ये शख्स करप्ट है। छोटे से छोटे लेवल पर भी करप्शन हो रही होती है। अरबों खरबों वाले कौन है? कोई भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, मतलब वो तो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, मतलब वो हर तरह के लोग हो सकते हैं, वो शरीफ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे हमें अपेरेंटली हाँ, मतलब यू नेवर नो। ठीक है, आगे क्योंकि हर लेवल पे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से करप्शन कर ही रहा होता है। बाकी ज़ाहिर है फिर ये हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो सिर्फ एक बात करें कि अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल उस पर ज़्यादा तहकीकात होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। धूप किनारे, तानसेन, सितारा और मेहरुनिसा जैसे ड्रामों से मुनफरिद शनाख्त बनाने वाले मारूफ अदाकार साजिद हसन, जिन्होंने अब पीपल्स पार्टी को कह दिया है गुड बाय और IPP यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का झंडा उठा लिया है। IPP सिंध के सदर महमूद मौलवी ने अदाकार साजिद हसन को पार्टी परचम वाला मफलर पहनाया। लेकिन अगर माजी की तरफ देखें तो जरा पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची से इलेक्शन लड़ने वाले साजिद हसन अब IPP की जानिब आखिर क्यों आए, ये एक अहम सवाल है। ऐसा क्या भाया IPP में कि उन्होंने ये फैसला किया? तो इसी हवाले से बात करते हैं। साजिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। साजिद साहब ये फैसला क्यों किया? क्या पहले तो ये बताएं मुश्किल फैसला था या आसान था? आसान था, इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी तो लिफ्ट ही नहीं करा रही थी काफी अरसे से, ना मैं उनको करा रहा था ना वो मुझे करा रहे थे। नो देखिए हर चीज की एक है और जहां मैं इफादियत नहीं होती ना, मेरे साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जहां मुझे इफेक्टिवली कुछ नजर ना आए। और दूसरी बात यह है कि यू नो पीपल्स पार्टी को वैसे भी जरूरत नहीं है हम जैसे लोगों की, तो शायद इस वजह से भी बहुत अरसे से मैं साइड लाइन था। लेकिन मैं आपसे बताऊं, मैं ज्वाइन करता हूं तो लोग मुझे मदद करते हैं। तो ये IPP के महमूद मौलवी साहब का बहुत शुक्रिया, और जाहिर है जहांगीर तरीन, नदीम खान, इन सब की लीडरशिप। देखिए इंडिपेंडेंट है, नई पार्टी अगर आप कहें तो नहीं है ये, लेकिन साथ साथ नई भी है। और मुझे शौक बड़ा है इस बुढ़ापे में अपने आप को कुछ ऐसा करने का। लेकिन इसमें साजिद साहब आप जानते हैं, और पॉलिटिशियंस को जिस तरह से आप एंकर हजरात जिस तरह से पॉलिटिशियंस को देखते हैं, नहीं कि हम पे इल्जाम ना लगाए, उनका रिकॉर्ड ही खराब है। मुझे तो कोई रोक नहीं सका था। पॉलिटिशियंस का रिकॉर्ड ही इतना खराब होता है, हम क्या करें फिर? सवाल तो बड़ा बनता है यार, अगर खराब है या नहीं है। हाँ। आप लोगों ने जो उसको पकड़ के ना एक एक लफ्ज को जो करते हैं बड़ा बहरहाल अभी मैं शुरू हुआ हूँ, अभी ना शुरू कीजिएगा, गाली कुछ नहीं किया है, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। नहीं आपको तो ज़ाहिर है हम नहीं ऐसे कुछ कह सकते। हाँ, सवाल करते हैं साजिद साहब, सवाल करना ही हमारा हक है और सवाल ही हम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन साजिद साहब ज़ाहिर ये बड़ा अहम है कि आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत अहम बात है, बहुत अच्छी बात है कि हर शख्स एज एन इंडिविजुअल इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से करे, चाहे वो आज़ाद हैसियत में करे। टाइमिंग पे मैं जरूर क्वेश्चन करूंगा आपसे, आपने कैसे वक्त में ज्वाइन किया जिस वक्त टिकट की तकसीम हो चुकी है? जरा माजी में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ चुके हैं, अभी IPP ज्वाइन तो कर ली, लेकिन टिकट तो ज़ाहिर है इस वक्त नहीं मिल सकता, तो फिर किस तरह से काम करेंगे? कोई बात नहीं, तो यार टिकट चाहिए। देखिए मैं पीपल्स पार्टी के लिए भी लड़ा था, जबरदस्ती दिया था मुझे टिकट। उस जमाने में मैंने उनको बहुत दरख्वास्त की कि आपके पास स्टॉलवर्ड्स मौजूद है, लेकिन शायद उनको उस वक्त उनकी जो लाएमल था उसमें ज़रूरत थी कि मैं लड़ूं। वो भी एक हफ्ते पहले लड़ा था, और आप यकीन करें मुझे पता था ज़मानत जब्त होगी, क्योंकि कुछ किया तो था ही नहीं। लेकिन फिर मेरा ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा, मैं कोई जल्दी में तो हूँ नहीं ना, मुझे किसी चीज़ का शौक है। बाकी रह गया अवाम की खिदमत का, तो आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि मैं सिवाय अवाम की खिदमत के कुछ करता ही नहीं।
झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अदाकार की हैसियत से, कॉम्पेयर की हैसियत से मेरी जितनी भी छोटी सी कीड़े नुमा हैसियत है उसमें मैं कोशिश करता रहा कि हमारे अवाम को किसी न किसी तक महसूस किया जाए। मैं एक एंटरटेनर भी रहा हूँ, तो ये बड़ा एक नेचुरल सा अमल है कि आप अपने लोगों को रोज, मैं एक एज आ जाती है कि रोज आप उसको प्रॉब्लम में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल चाहता है कि कुछ कर दिया जाए। भाई मैं भी कुछ करूं लोगों के साथ बैठ के। तो मुझे बड़ी शुरू से शौक तो बहुत है पॉलिटिक्स का और इसका उसका, मगर अब मैंने ये देखा कि लोग कम हैं और बहुत मायूसी बढ़ रही है। और वो आपस में सच बात है कि जिस तरह कि हम हर रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, जिस तरह की हमारी डिस्पॉन्डेंसी है, बहुत ज़्यादा डिस्पॉन्डेंसी आ गई है। और हमें मेरे हैसू को हम सोचना पड़ेगा कि हम खुश कब होंगे भाई। हर वक्त रोना, हर वक्त कहना कि मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ करना पड़ेगा, तो मिलके करेंगे इंशाल्लाह। और मैं इस पार्टी से इसलिए उम्मीद ज्यादा समझता हूं कि अभी देखिए दोनों पार्टियां डायनास्टिक हैं। मैंने जब पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी तो मैं सोचता था शायद ये बदले, लेकिन नहीं बदले ना। डायनास्टिक पॉलिटिक्स यानी कि जो मौरूसी सियासत है, इसमें हम बहुत ज्यादा खुबे हुए हैं और इससे निकलना पड़ेगा। जरा नए लोगों का आगे आना बड़ा जरूरी है। खैर आप तो अब नए नहीं रहे, पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी आपकी भी रही है। साहिब साहब, जाहिर है आपके लाखों फैंस है, जाहिर है एक्टिंग के उसके एतबार से तो लोग आपके बड़ा पसंद करते हैं। एक ऑटोग्राफ के लिए कह रहे होते हैं लाइन में लग जाएं। तो अभी सियासत में जब से आप आए हैं, लोगों के क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि जाहिर है जब आपने अवाम के लिए काम भी करना है या आपने सियासत में आना है या आप किसी भी पार्टी में हैं, तो अवाम की सपोर्ट की आपको बड़ी जरूरत होती है। तो सियासत में लोग आपको कैसा देखते हैं? ये तो उनके दिलों से पूछो, मुझे तो अंदाजा नहीं है। अभी मैं परसेप्शन जो है ना, ये जो किस किस्म के लोगों का रिएक्शन क्या है, ये अभी देखना पड़ेगा। मैं क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में तो क्योंकि आ गया था पहले, तो उस वक्त जो रिएक्शन आया था वो तो काफी स्ट्रॉन्ग था। और उस जमाने में क्योंकि खान साहब की हुकूमत आने वाली थी और पीपल्स पार्टी को तो बहुत ही कम लोग उस वक्त समझते थे, तो उस वक्त ज्वाइन किया था मैंने। सही है। तो उस वक्त तो अच्छा रिएक्शन थी, सिवाय इसके कि पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन की, पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन की, तो मैं उनसे कहता था भाई क्रिकेट खेलनी है तो कोई क्रिकेट तो खेलने के लिए टीम तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, और अपनी टीम बनाने से मैं रहा इस उम्र में। ये बात अहम है कि टीम तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन जो अवेलेबल टीम ज्वाइन करने की बात आप कर रहे हैं, वाई आईपीपी देन? और भी टीम्स हैं, या कि आपको लगता है कि वो नून लीग हो या दीगर जमातें हो, उनके साथ नहीं चल सकते आप? नहीं चल सकता यार, ये बात सच है। देखिए मैं चल तो सबके साथ सकता हूँ यार, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो चलता तो मैं सबके साथ रहूँ, सारे बहन भाई हैं हमारे। मैं पॉलिटिक्स को उस तरह नहीं समझता ये जिस तरह की झगड़ों से आपस में दो सारी पाकिस्तानी पार्टीज हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है और मुझे पता है कि एक जगह तो और दो पार्टियां तो बिल्कुल खानदानों में मुश्तमिल है ना। अब उनको रहम आ जाए आप पे, आपको कोई टिकट दे दें, टिकट देने का सिलसिला भी कुछ अजीब सा है। और एक तो ये जहांगीर साहब से मैं बहुत मुतासिर हुई, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। साजिद साहब, आप जहांगीर तरीन साहब से मुतासिर हैं, बिल्कुल अहम बात है। लेकिन लगता है कि जहांगीर तरीन साहब खुद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब से मुतासिर है, जो कि उन्होंने जो बात की है ना, वो कहते हैं कि वो हुकूमत तो बनाएंगे लेकिन वो उनका मसला है बनाएंगे। अच्छा, वो उनका मसला ठीक करेंगे। अच्छा चलो, मैंने इसलिए पूछा ना। बात सुने, मैं कहता हूँ मेरी तरफ से जी नहीं वो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तो आगे चल के पता चलेगा, और नवाज शरीफ भी मानेंगे इस बात को या नहीं मानेंगे ये आगे पता चलेगा। लेकिन इस वक्त तो कंपटीशन में है यार, और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, और अपनी अपनी पार्टियों के भाई साहब से, मंशूर के हिसाब से देखना चाहिए। आई थिंक आईपीपी इस्तेकाम पार्टी जो है इस वक्त सबसे एक ऐसी इंडिपेंडेंट पार्टी, इसको पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। लेकिन साजिद साहब वोट देके इनको ले आए, सबको अलग कर ले। हेल्दी कंपटीशन, बड़ी ख्वाहिश, हेल्दी कंपटीशन, पाकिस्तान के लोग सरप्राइज दें। अच्छा, ये देख लें, पाकिस्तान के लोग सरप्राइज दे देते होते हैं। मैं बड़ा हेल्दी पे यकीन रखता हूँ, लेकिन हेल्दी कंपटीशन हर फील्ड भी चाहता हूँ। किस के लिए? देखिए एक मिनट, मैं हेल्दी और कंपटीशन चाहिए। पहले तो ये जो ईसीपी और सबको जो हम लोग एक मुतनाज़ चीज बना देते, बहुत शर्म की बात है।
हर दफा इलेक्शन होते हैं, हर दफा एक दूसरे को वो करते हैं, फिर मानते नहीं है, बार बार कई साल तक तो इसी बात पे झगड़ा रहता है कि वोटिंग सही हुई नहीं हुई। कम से कम हमारी पार्टी, मैं उम्मीद रखता हूँ एज ए स्पोक्स पर्सन ऑल्सो, हम हर तरह से इन चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और आगे चलना है। सोल्यूशन तो आनी है, पाकिस्तान को आगे चलना ही चलना है ना यार, ये तो नहीं हो सकता कि ये बहुत अहम है, आगे चलना ही चलना है, किन नामुसाइद हालात पे चलता रहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज और, और क्या उसको हम लेके जाएगी बाकियों के साथ। ठीक है, क्या आईपीपी अगर जीतती है, सीट्स अच्छी निकालती है और जरा सेनेट में भी आगे फिर मामला हम देखेंगे, तो क्या ऐसी कोई ख्वाहिश या ऐसी कोई यकीन दहानी आईपीपी की तरफ से कराई गई है कि आपको सेनेट की नशिस्त मिलेगी या आपकी अपनी ख्वाहिश हो? यार मेरी तो सारी ख्वाहिशें मेरी बीवी ने खत्म कर दी हैं। अब मैं सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने आया हूँ और इस उम्र में अब ख्वाहिशें ज्यादा रखना भी। देखिए, काम की बात करें, कोई भी काम करे, मैं नहीं करूं वो कर ले, वो कर नहीं करे वो करे। पाकिस्तान के लोगों का पानी, बिजली, तालीम, 2.5 करोड़ बच्चा बाहर। यस, अरे कुछ तो करो, तो हम करेंगे। हमें आप वोट दें ना दें, हम ऑपोजिशन की हैसियत से आपके सर पे वैसे ही खड़े रहेंगे। और अगर आपने गलती, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोग, अभी बड़ा टाइम है वोटिंग में, सरप्राइज देंगे। और मैं बड़ा उनसे दरख्वास्त करूंगा कि औकाब की तरफ आए। इन सबको तो आपने देखा हुआ है, हमें भी देखें, क्या पता हमारे पास वो सारी चीजें मौजूद हों। क्योंकि देखिए, जब तक यार कोई पाकिस्तान के लिए भी सोचे, इस मुल्क के लिए, तो मैंने लोगों ने कोशिश की होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन साथ साथ ये भी है कि नए लोगों को थोड़ा सा चांस दें। पुराने देख लिया आपने, वही करेंगे जो पहले करते रहे। यू नो, उनके बच्चे भी वही करेंगे जो उनके माँ बाप करते रहे। साजिद साहब, लेकिन इसमें एक बात और भी है, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी तो उन्होंने भी वोट इसी तरह से लिया कि बाकी सबको तो आजमा लिया, अब जरा हमें आजमा लें। अब अगर बार बार हमने यही करना है कि पुराने चेहरे होंगे और नए नकाब होंगे, नए निशान होंगे, तो फिर मामला आगे बढ़ेगा तो नहीं। आजमाए हुए तो ये सब मेरी बात सुने, एक मिनट, नहीं देखिए ऐसे नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुने। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, राइट? आप देखें, एक तो क्या किया दोनों गवर्नमेंट पार्टीज ने, गवर्नमेंट में आके, वो एक हिस्ट्री है पूरी आपके सामने, मेरे सामने, कोई नई चीज तो नहीं की। फिर खान साहब को मौका तो दिया ना, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कुछ हो। भाई कब तक पड़े रहेंगे? आपके साथ इंडिया में देखे क्या हो रहा है, मुसलमान के ऐसे खून के आंसू रोता हूं मैं रोज कि अयोध्या में क्या, वो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वहां मेजोरिटी है मोदी के पास। तो देखें वो क्या क्या कर गया। आप लड़ते रहते हैं सारे के सारे, आपके सारे लीडरान लड़ते हैं, और वेंजेंस और इंतकाम की पॉलिटिक्स है आपकी, कोई रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स नहीं है। ये भी अहम बात है। सोशलिज्म को आप हाथ नहीं लगा रहे, टोटल कैपिटलिस्ट बना दिया। क्या आईपीपी बना दिया आपने हम सब। क्या आईपीपी सोशलिज्म की पॉलिसी पर चलेगी? देखिए, आईपीपी चलेगी पब्लिक के साथ, उसका दिमाग, उनकी जहन साजी करके उनसे पूछ के चलेगी। ठीक, अभी तो हम वोट मांग रहे हैं, जो असल बात है कि अगर मिल जाता है वोट, अभी इसमें जो शामिल हुआ हूं पार्टी में, अगर वोट मिल जाता है आपकी उम्मीदों के हिसाब से मिल जाता है, तो मैं सिर्फ कराची के स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन करूंगा। ज़ाहिर भले आप उम्मीदवार ना हो, लेकिन आप एक पार्टी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कराची के जब मसाइल की हम बात करते हैं, एक मसला जो आपकी नज़र में हो कि आपको लगता हो कि वो आप हल करा सकेंगे अगर आईपीपी की अच्छी पोजीशन बनाती है, व्हाट इज दैट वन इशू? देखिए, एक इशू तो कराची का हरगिज नहीं है। एक तो पानी, रोड्स, फुटपाथ, एजुकेशन के हवाले से हमारे बच्चों का, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। हमने इनके ऊपर ध्यान दिए हैं, ये नहीं मैं कह सकता कि ध्यान नहीं दिए गए, लेकिन एक प्रॉपर फोकस के साथ आपने अभी तक मसाइल को हल नहीं किया है। 2.5 करोड़ बच्चे बाहर है। कराची का सबसे बड़ा मसला तो एथनिक प्रॉब्लम है। सिंधी, महाजे, बलोच, पठान, इनको आपने कभी मोहब्बत करने नहीं दी एक दूसरे से, आपने हमेशा इनको लड़ाई रखा। मैं विटनेस हूँ कराची की हैसियत से, मैं कराची में रहता हूँ, बचपन से इधर ही हूँ, तो मैं कराची को नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? सही बात है। एक चीज और साजिद साहब, लास्ट में एक छोटा सा कमेंट और मैं जरूर लूंगा आपसे, वक्त बड़ा मुख्तसर है, पर लाइटर साइड पे ये ज़ाहिर अदाकार आए हैं सियासत में, तो ऐसे में ज़रूर मैं आपसे पूछूंगा आपकी राय में, आपके ऑब्जर्वेशन में, वो चाहे पीपल्स पार्टी से आपके ऑब्जर्वेशन हो या किसी और जमात से हो, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि आपकी नज़र में बजाय इसके कि पॉलिटिशियन हो, उसे अदाकार होना चाहिए, कि ऐसी अदाकारी करता है, वो कौन है?
और ये सारे के सारे शहबाज शरीफ से लेके एवरीबडी यार, ये इनके हाथ की मूवमेंट, इन्होंने हिटलर को और पता नहीं किस किस को स्टडी किया हुआ है, तो उनके हिसाब से चलते हैं। बहुत सारे हैं, मैं नाम लेके खाम खा मेरे पीछे लगाओगे मैं, लेकिन आप नाम शहबाज शरीफ साहब का बार ले लिए है मेरे पास कोई बाहर। ओ यार वो हमारा भाई है, ऐसा क्या बात है, शहबाज शरीफ मसला। और भी हैं बहुत सारे, साद रफीक से लेके पता नहीं कौन कौन। पीपल्स पार्टी से भी एक नाम ले लें आप, ये तो सारे के सारे बेचारे एक कैरेक्टर करते। तो मेरी पार्टी में यार भी मैं उनको देखता हूँ कौन कौन नहीं मेरे ख्याल से हमारी पार्टी में पीपल्स पार्टी में शरीफ तो नून लीग में सारे। अरे पीपल्स पार्टी तो जरदारी साहब की स्माइल देख के कुछ होता है, कुछ होता है जरदारी साहब, और यही बड़ी वजह थी जरदारी साहब। और मतलब आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। अब इसको जो हमारे बिलावल को जरा उर्दू ठीक करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और मुझे उनकी तकरीर भी बड़ी अच्छी लगती है। और कौन अब पीपल्स पार्टी में अच्छे लोग हैं यार, बड़े अच्छे लोग हैं। शाजिया मरी वेरी नाइस पर्सन। तो अब सारे अच्छे अदाकार हैं। मुझे जुल्फिकार मिर्जा बड़े जबरदस्त अदाकार लगते हैं। ओके, यानी फिर तो काफी चांस बनता है सब पॉलिटिशियंस का अदाकारी में। साजिद साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। चड्डी और अल्ताफ भाई ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। ज़ाहिर है आप जो एक आपकी सोच है कि आप इस मुल्क कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत अहम है। एंड वी रियली विश एंड होप कि हर वो शख्स जो ये सोचता है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चाहे एज एन इंडिविजुअल किसी पार्टी की तरफ से करना चाहे, वो ज़रूर कर पाए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद इसकी अहमियत और इनफरादी कौमी तरक्की में किस तरह से मरकजी किरदार अदा कर सकती है तालीम, उसको उजागर करना है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान इस शोबे में बहुत पीछे है, और एक ताज़ा रिपोर्ट, इस वक्त जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। पंजाब की अगर बात करें तो उसमें 1 करोड़ 11 लाख, सिंध में 70 लाख, केपी की अगर बात करें तो उसमें 36 लाख, बलोचिस्तान में 31 लाख से जायद, और इस्लामाबाद में तकरीबन 80,000 बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त ये जो स्टैट्स है शुएब, ये बहुत ही परेशान कुन है, और इसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो आप निगरान हुकूमत से उस तरह से कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो बात होती है जो पिछली, वैसे तो आप मुंतखब हुकूमतों से भी नहीं कर सक रहे होते कि वो कहते हैं पिछले करके चले गए और पिछले करके चले गए, यही एक जुमला अलग बात होती है, हम यही जुमला सुन रहे होते हैं। लेकिन कौन क्या करना चाहता है, आज इस हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके निगरान वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी साहब। 30 किताबों से जायद ज़रा तहरीर कर चुके हैं, और वो ज़्यादा काम इनका सिंधी ज़बान में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जनाब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आपका शुक्रिया, आपने हमें मदद किया, बहुत शुक्रिया। स्टैट्स अपनी जगह, वैसे आपकी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन रही है जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, आपने कब क्या मैं एक अर्ज कर 17 अगस्त को जब मैंने ये ओहदा संभाला तो दो दिन के बाद मैंने तमाम हमारे 26 डिपार्टमेंट से 27 उनकी एक ब्रीफिंग ली। फिर मैंने कहा कि मैं इसमें मुतमईन नहीं हूँ, जब तक मैं एक इदारे में नहीं जाऊँगा। अभी जो मोहतरमा ने जो एदाद शुमार ये भी मैंने इकट्ठे किए हैं। सही। तो जब ये मालूम हुआ कि इतने 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, तो ये भी बहुत अहम मौजू था। और उसके बाद मयार तालीम कैसे दुरुस्त हो, स्कूलों की हालत कैसे दुरुस्त हो। तो मेरे ख्याल में पहले हम 2.5 करोड़ बच्चों वाले पर बात करें, फिर मयार तालीम में बात करेंगे। तो अब ये मैंने जब खुद सर्वे की जाकर, मैं सिंध गया, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक ऐसा मसला है जब तक वफाक और सूबे आपस में नहीं मिलेंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। और दूसरा अहम भी ये सवाल है कि ये पिछली 10, 12, 15 या 20 साल से ये मसला हुकूमतों ने क्यों नहीं हल किया, ये एक बहुत अहम सवाल है। 18वीं तरमीम के बाद ये मसला बढ़ा तो उसमें क्यों नहीं ये हुआ। अब उसके लिए जब मैंने आपको एक ज़ाती मिसाल देता हूँ, ये बच्चे वही हैं जो घरों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, और अपने घर की वो कफालत कर रहे होते हैं एक तरह से। अब मैं लाहौर में एक होटल में बैठा था हाई टी में, तो मैंने देखा एक बच्ची 12-13 साल की ज़मीन पे बैठे बच्ची को खिला रही थी। अच्छा। उनके जो थे वो खा रहे, तो मैंने उनके पास गया, मैंने कहा अगर इस बच्ची का मैं पैसे भर दूं तो आपको एतराज़? उन्होंने कहा नहीं ये इसको ज़रूरत नहीं है, ये हमारी नौकरानी है। तो मैंने बच्ची से सवाल किया कि भाई आपको ये तनख्वाह कितने दे दें? तो उसने कहा 11,000। तो उन्होंने कहा आपको कोई एतराज़ है? मैंने कहा नहीं मुझे एतराज़ नहीं है, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, इत्तफाक से वज़ीर भी हूँ, तभी पूछ रहा हूँ। अब जिस बच्ची को 11,000 मिलते हैं, होटल में काम करने वाले को 6,000 मिलते हैं, 8,000 मिलते हैं,
तो वो कैसे वो चाहेंगे उनके रिश्तेदार के वो छोड़ के स्कूलों में दाखिल करें। इस पर ये किसी ने प्रैक्टिकल बात ही नहीं की। तो मैंने एक सजेशन दी, मैंने चारों सूबों के वज़रात तालीम की एक बैन सूबाई कॉन्फ्रेंस बुलाई, वो भी काफ़ी सालों के बाद हुई। तो मैंने इनके सामने ये बात कही कि भाई बहुत अहम मसला है, इस मसले को कैसे हल करेंगे। और हल ये है कि जैसे बेनज़ीर स्कीम प्रोग्राम है, इस तरह बच्चे को अगर कुछ पैसे मिल जाएँ तो वो घर भी देगा और पढ़ेगा भी। सर इसमें यही बात होती है कि वसाइल नहीं है हमारे, उसके वाकई वसाइल नहीं। सबसे बड़ा बात ये कि हमारे पास गुर्बत बहुत है। अच्छा, लेकिन हमको मुहिम बात लेकिन क्या हमारा खजाना इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम इन बच्चों को स्टाइपेंड दे सकें? पाकिस्तान में इतने हैं, अगर लीकेज बंद हो जाए और ये जो हमारे पास करप्शन लीकेज में जब का बात करूं वो करप्शन की है, अगर वो बंद हो जाए तो हमें IMF और दूसरे के पास हाथ लटकाने की जरूरत नहीं है। अब एक तो ये जेनेरिक बात होती है ना करप्शन की, एक है कि जब आपने खुद ये ओहदा संभाला, आपने भी इस वक्त इस निज़ाम में करप्शन देखी। देखिए ना, मैं अब बात करप्शन के इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, लेकिन बात यह है कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चियाँ अगर ज़मीन पर पढ़ती हैं तो पैसे बेंचेस के कहाँ गए, ये एक सवाल है। अगर स्कूल में कमोड टूटे हुए हैं और उसकी हालत ख़राब है तो वो पैसे कहाँ गए, ज़रूर आते तो है ना। ये सवाल एक जर्नलिस्ट का तो है, लेकिन ये सवाल एक वजीर का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, लेकिन मैं क्योंकि आप ही के बिरादरी से ताल्लुक रखता हूं, किया क्या आप लोग? हालात कहाँ आपने विजिट किया और वहाँ क्या चीज़ है? 18वीं तरमीम के बाद अब फ़कत स्कूल्स आपको पता है, कॉलेजेस तो सूबों के पास है, तो मैं अपने घर से इस्लामाबाद से शुरुआत की। मैं जब F6 के स्कूल में गया तो घर से स्कूल में, तो मुझे अफसोस हुआ कि मैं इस्लामाबाद में हूँ या कहीं जंग में आ गया। आपने क्या देखा? वो घास ना आदमी के कद तक जितना घास, कमोड टूटे हुए हैं। तो मैंने प्रिंसिपल साहबा को कहा कि भाई आप तो खातून हैं, आप ये किस तरह ये देख रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे फंड्स नहीं आते हैं ये। बहरहाल उस स्कूल को आप जब आप कभी मुआयना करेंगे, इस वक्त वो स्कूल मॉडल स्कूल है। वो इस तरह सब स्कूलों में, क्योंकि मैंने छापे अचानक मारने शुरू किए तो उनमें डर पैदा हुआ, क्योंकि मिनिस्टर तो कभी जाता ही नहीं है। लेकिन उस F6 स्कूल में जहाँ कमोड टूटे हुए थे बच्चों, वो बेहतर है। कभी अब आइडियल स्कूल है, मॉडल स्कूल बन गया। आप कभी भी मैं आपको विजिट कराऊंगा, आपको हर स्कूल काम हो सकता है। ऐसे हम स्कूल बेहतर तो करें। ऐसे 20 स्कूल मैंने कहा है कि हमें जल्दी बना के दो कि 1 या 2 फरवरी को मैं उसका खुद। अच्छा सर, ओवरऑल दूसरी बात ये कि अब ये सूबों के लिए मैंने ये बात की ना कि मैंने जब वाइस चांसलर से जाके मिला हर सूबे में, तो मुझे महसूस हुआ कि वाइस चांसलर से भी उनकी 2 बातें थी। एक तो चीफ मिनिस्टर उनके मसाइल हल कर, HEC है उनको पैसे देता है, ठीक है ना, सूबे कितने पैसे देते हैं ये एक बड़ा सवाल। और दूसरे वो भी बड़ी गलती करते हैं, जब सियासी दौर आता है तो ढेरों के हिसाब से लोगों को भर्ती कर देते हैं। फिर कहते हैं हमारे पास पेंशन के पैसे नहीं हैं, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, हॉस्टलों के पैसे नहीं। अब HEC तो दे रहा है उनके पास, लेकिन वो अपने वसाइल खुद नहीं पैदा नहीं कर। अच्छा, इसमें एक बात मैं ऐड करता हूँ, ये बात बड़ी अहम है। इवन एक यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, विजिटिंग फैकल्टी के जो लोग हैं उनको भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। इस वक्त कहा जाता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। तो ये मसाइल आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की मिसाल है, लेकिन जनरली भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी चाहिए मसाइल इस वक्त हैं कि फंड्स नहीं है, जो कि इंटरम सेटअप है। जनाब ये फंड्स तो है, मसला ये है कि फ़ंड्स का सही इस्तेमाल नहीं है। मैंने जब वाइस चांसलर को कहा कि भाई खुदा के वास्ते मायार तलीम दुरुस्त करो, ये 300 लोगों को आप जो PhD की डिग्रियाँ देते हो, अगर 400 मुला हैं प्रोफेसर तो 300 वो उसमें PhD हैं, ये खुदा के थोक के हिसाब से मत दें। ये ज़रा देखें इनसे क्या हुनरमंदी की, क्या वो आपको ऐसी कोई PhD की है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। या दूसरी बात यह कि हमारे पास पढ़ाने का सिलसिला है ही नहीं। आपको पता है किस ज़माने में यूनिवर्सिटी स्कूलों में टीचर्स को सिखाया जाता था, ट्रेनिंग है ही नहीं। जब ट्रेनिंग नहीं है तो 17 ग्रेड में आया, 18, 19, 20, 22 ग्रेड में चला गया। उसने क्या पढ़ाया, उसकी कोई ट्रेनिंग हुई नहीं हुई। हाँ। टीचर्स ट्रेनिंग है नहीं है वैसे हमारे ज़माने में। वैसे ये जो चीज़ें माजरत कता कलामी की, लेकिन जो ज़ाहिरा जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो तो हमारे सवालात हैं, और वही आप बता रहे हैं कि ये मसाइल एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, मैं चाहूंगी कि आप जरूर बताएं कि इन इश्यूज को आपने एड्रेस कैसे किया है। जो काम किया है हमने, जो है वो कोशिश की है कि स्कूलों को हालत बेहतर हो, जो मेरे तहवील में हो, ठीक है, जो मेरे हैं। मैं तो नहीं जाकर पंजाब के किसी शहर में कहता हूँ कि भाई इनके मसाइल हल करो, वो तोड़ के वो हल करेंगे। लेकिन मैंने उनको ये इस्लामाबाद की ओर से मलाका, मैं आज़ाद कश्मीर में गया हूँ, वहाँ भी देखा आया हूँ कि स्कूलों की क्या हालत। अब ये इतनी जल्दी नहीं ठीक हो सकते, टाइम 4-5 महीने है। 4-5 महीने मैंने उनको ज़रा ये कहा है कि भाई ये जो पढ़ा रहे हैं इनकी तनख्वाह कम है, इनकी तनख्वाह बढ़ा जो हमारे तहवील में है, और स्कूलों की हालत बेहतर हो, मायार तलीम बेहतर हो। अब मायार तलीम बेहतर करने के लिए मैंने अर्ज़ किया ना कि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर जब तक खुद नहीं कोशिश करेंगे तब तक मसला हल प्रोफेसर ठीक नहीं होंगे। आप हमारे आइडियल्स
टीचर्स हुआ करते थे। इस वक्त टीचर्स के पास जाओ तो मैंने कहा ये एक, मैं अभी सी शहर की बात करता हूँ, तो मैंने ये कौन लोग हैं, उन्होंने कहा टीचर्स है। तो उनको मैंने कहा खुदा के वास्ते जरा पैंट शर्ट तो पहन के आया करो। सही है। हमारे आइडल्स टीचर हुआ करते हैं, उनको देखकर हम तो आपने मसाइल के हल के लिए काम किया। एक जुमला से लास्ट मिनट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूर कमेंट लूंगा आपसे। जो 2 रोज पहले एक पैनिक क्रिएट हुआ इस्लामाबाद में तालीमी इदारों में, और बाद में कहा गया कि वो नोटिफिकेशन भी जारी था तालीमी इदारों को बंद करने से मुतालिक, फिर यूनिवर्सिटीज बंद हो गई हैं इस वक्त। सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है, आप भी देख रहे होंगे? सिचुएशन ये थी कि नोटिफिकेशन कोई भी तालीम डिपार्टमेंट से नहीं जारी हुआ है। अच्छा। अब ये कुछ ऐसे इदारे थे जो वो उन्होंने बंद किए थे, लेकिन वो हुकूमत हमारे वफा की इस वक्त किसी तालीमी इदारे को थ्रेट तो नहीं है? नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई थ्रेट नहीं। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। साउथ इंडियन सिनेमा में क्वेटा के अदाकार की एंट्री। समी सारंग मलयालम फिल्म रास्ता में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं और ये फिल्म शूट हुई है ओमान में। ये पहला मौका कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले किसी पाकिस्तान ने साउथ इंडियन फिल्म में काम किया है। इसी तजर्बे से मुतालिक आज हम बात करेंगे। समी सारंग आज साथ मौजूद। समी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। समी, कैसे आपको अप्रोच किया, कैसे आपने ये सोचा कि आप इस मूवी के लिए काम करेंगे, उस रोल के लिए आपने ओके किया? एक्चुअली ऐसे है कि मैं काफ़ी अरसे से यहाँ ओमान में काम कर रहा हूँ और मैं ओमान फिल्म सोसाइटी का मेंबर भी हूँ। और स्क्रीन पे मैं यहाँ पे मैंने काफ़ी मॉडलिंग्स भी की है, काफ़ी ब्रांड्स की। तो क्योंकि यहाँ आपको पता है कि खलीज में मतलब वो नहीं देखी जाती है कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग आके यहाँ पे काम करते हैं। तो जस्ट वी आर इन अ कंबाइंड कम्युनिटी। तो वहाँ से जो है मेरी सोशल मीडिया से और जो मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं वहाँ से जो है मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब रिस्पांस कैसा मिल रहा है? That was great experience. Last time जो मैंने मूवी की थी, क्योंकि वो उसमें एक मुझे बहुत छोटा सा रोल मिला था, just for a second I was on the screen, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बड़ी स्क्रीन पे आना। तो इसमें जो है मुझे जो मरकजी किरदार सौंपा गया था, ये भी एक बहुत छोटा सा किरदार था। मगर उसके बाद जब मेरी परफॉर्मेंस उन्होंने देखी स्क्रीन पे ऑन द स्पॉट सेट पे, तो तब जाके उन्होंने फौरन जो है किरदार चेंज करके ऑन द स्पॉट मुझे वहां पे जो है डायलॉग्स जो है मुझे ट्रांसफर किए गए। अच्छा, नहीं समी, जब डायलॉग्स ऐड कर दिए तो फिर ये चैलेंजिंग हुआ पुलिस ऑफिसर का रोल अदा करना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल था। एक तो ये है कि लैंग्वेजेस जो पूरी क्रू आई हुई थी उनके साथ समहाउ कुछ लोग इंग्लिश उस तरह से बोल पाते थे, मगर देखिए जिस लैंग्वेज में वो आपको स्क्रिप्ट समझाया जाता है और उसमें वो फीलिंग्स जो है आपको वो स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर आपको जो सही तरीके से समझाता है, तो वो एक कैरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप सिचुएशन को समझना। तो मुझे ऑन द स्पॉट उन्होंने कहा कि ऐसा 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 करना है। तो इतनी बड़ी क्रू, इतने लोग ऑन द स्पॉट वहां पे थे, तो उस टाइम मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था कि बड़े स्क्रीन पे आना और उसके बाद डायलॉग डिलीवर करना, क्योंकि मुझे छोटा सा किरदार के लिए मुझे जो है उस टाइम सेलेक्ट किया गया था। जब मुझे ये बड़ा किरदार मिला, मेरे सामने अपोजिट जो एक्टर्स थे, दे आर वेरी वेरी सीनियर एक्टर्स, जो बड़े सीनियर, जिन्होंने 100 से 150 फिल्म्स किए हुए थे इंडस्ट्री में। तो वो मेरे सामने बैठे हुए थे और मेरा किरदार उन पे अप था, क्योंकि वो जो यहाँ पे खो चुके होते हैं उनकी फैमिलीज थी। तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको एक्सप्रेशंस के साथ खेलना पड़ता है। जो पोजीशन आपको मिली हुई होती है उस पोजीशन को आपने जो है मेंटेन करके रखना होता है, फिर वो डायलॉग्स डिलीवर करना होता है। तो दैट वाज बिग चैलेंजिंग फॉर मी। एक और चीज जाहिर है लोग भी क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि आप पाकिस्तानी हैं और मूवी इंडिया के लिए शूट हो रही है, तो क्या कभी ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि आपको साइड पे किया जाए, कहीं पर किसी भी तरह का आपको मतलब मौका ना दिया जा रहा हो? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा, खलीज में यहाँ पे ये नहीं होता मैं कहाँ से हूँ वो कहाँ से है। यहाँ पे हम इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज मुझे फील ही नहीं हुई है। मुझे ज्यादा इज्जत, रिस्पेक्ट दी गई है एज अ मेहमान वहां पे। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था जितने प्यार मोहब्बत से डीओपी, डायरेक्टर, राइटर, इवन प्रोड्यूसर वहां पे थे, जो मुझे आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और समी, वैसे पाकिस्तान में तो आपने कुछ काम किया, लेकिन मजीद आगे कोई और प्रोजेक्ट, कोई और ऑफर जो इस वक्त हुई हो? दिस इज माई ड्रीम। ये मेरा शौक है, आज से नहीं, मेरा बचपन से ये शौक था कि मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के ड्रामे, और अभी तो माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री बहुत उरूज पे है, तो ये मेरा ड्रीम है कि मैं अपने मुल्क में ही काम कर सकूं
और अपना जो है टैलेंट वहाँ पे शोकेस कर सकूं। दैट विल बी ऑनर फॉर मी। और सभी इसके अलावा बहुत सारी आप कुछ इवेंट्स देख रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशंस हैं वहाँ पर, जूरी मेंबर भी आप होते हैं वहाँ पर, तो इस बारे में भी जरा बताइएगा। जी बिल्कुल। चूंकि एज मैंने बताया था कि मैं ओमान फिल्म सोसाइटी का मेंबर भी हूं, और उसके बाद यहाँ पे मैंने शॉर्ट फिल्म्स काफी की हैं, और उस हवाले से मुझे शॉर्ट लिस्टेड किया गया था ओमान फिल्म सोसाइटी की तरफ से फ्रॉम ऑल ओवर द ओमान, वो एज ए जूरी मेंबर। तो वहाँ पे आपको पता है मुख्तलिफ ममालिक से फिल्म सबमिट होते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको देखिए जो आपको रिजल्ट की अनाउंसमेंट शॉर्ट लिस्टिंग करनी होती है, तो वो बहुत प्रोफेशनल वे ऑफ पे होती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किलों से वो एक फिल्म बनती है जो सबमिट होती है फिल्म फेस्टिवल्स में। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया समी, बहुत शुक्रिया, आप इस ज्यूरी का एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे थे, इन कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी सुबह के मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। अगर आपको एक सिनेरियो दूं में खूबसूरत नज़ारे हों, सरसब्ज पहाड़ हो, हसीन वादियाँ हो, आबशार भी हो, सहरा भी हो, मज़े मज़े के खाने भी हो और खूबसूरत से कल्चर भी हो, आप जहाँ जाएं हर सूबे में आपको एक नया कल्चर भी मिले, तो यकीन करें ज़ाहिरा आप भी वहीं पर रहना चाहेंगे। एक मिनट, ये मैंने एक परफेक्शन की बात यहाँ पर कर दी है। फुल होना चाहिए फिर रह लेंगे। अच्छा ठीक है। ये मसला है ना, इतनी प्यारी जगह की बात तो आपने कर ली। सस्ता भी हो, अगर बाकी ममालिक की अगर बात की जाए उसके हिसाब से सस्ता भी हो, फैसिलिटीज भी हो, वह जी हमारा प्यारा पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है। और जब बात पाकिस्तान की है, बात खूबसूरत पाकिस्तान की है, स्पेशली हमारा नॉर्थ, ज़रा इसके तो बहुत ही दीवाने हैं, जो जाता है उसका दिल करता है वहीं रह जाए। देसी हो या बदेसी हो, सब दीवाने हैं। तो बाहर से भी अगर पाकिस्तान आता है एक बार विजिट को, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एक तो दिल नहीं चाहता वापस जाने को, और कुछ उसको इतना सीरियस लेते हैं कि कहते हैं अब हमने रहना है पाकिस्तान। ऐसी एक कहानी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। पोलैंड से ताल्लुक है इनका, मशहूर व्लॉगर है गोशिया। आई थी पाकिस्तान घूमने, उस विजिट पे आई, पाकिस्तान इतना पसंद आया कि जो वापस गई तो सारा सामान पैक किया और वापस आ गई, शिफ्ट हो गई। उन्होंने कहा कि अब मैंने यहीं पे रहना है। यहाँ रह रही है, अपने व्लॉग्स तो कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को यूरोप में इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। बहुत से लोगों को वो पाकिस्तान लेकर आती हैं, उनको पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो बेसिकली अपनी एजेंसी के थ्रू भी पाकिस्तान को यूरोप में उसका एक अच्छा इमेज उसको भी लेकर आगे चल रही है। सो गोशिया इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम गोशिया, क्या हाल है? मैं ठीक है। Nice to meet you. Thank you very much. मेरा नाम गोशा है। काफी उर्दू सीख ली है। थोड़ी थोड़ी। What was that day when you decided that you have to move to Pakistan? What actually happened? What happened? Well, first time I came here in 2022, right. And that was my first tour because I'm a travel blogger, so I was looking for new destination to explore. And Pakistan is unexplored country, especially for European people. So I was looking, of course, for something different to show my audience. And that's how I came here. I was seeing advertising. One of the Polish girls, she was advertising this on Facebook. So I seen all the mountains, north, all the beauty. I was like, yeah, why not? And it was in 2022, right? Yes, it was 2 years ago in May. And then you went back? Yeah, decided to come back again and stay here? Yeah, because I made connections also with this girl and other Pakistani people, and of course I was already working in tourism in Poland, and I've decided to make my agency, travel agency, registered in Europe, and that's how I started this whole work. And now I'm bringing European people to Pakistan. And how your family responded to this decision when you told them that you wanted to stay in Pakistan? I was doing this slowly, like slowly introducing this idea, but in the end they see that I'm happy here, I have a good life here, so they are also happy. Luckily my family is open-minded, they are not like strict people, so it was all good. So you can do whatever you want, that's a good thing. Yeah. So how many places have you been visited? Oh, actually a lot, because I was also in the north and in the south part of Pakistan. So I was in the north visiting to Hunza, Pasukons, Kunjarab Park, Nanga Parbat Base Camp. I was Rakaposhi, this viewpoint and zip lines. I was in Kalash Valley for the festival, in Peshawar, Karachi, Lahore, Multan, Sialkot, Faisalabad. Wow. Where else? No, Bahawalpur, Ut Sharif. So yeah, in the south. I haven't visited all the places. उन्होंने नॉर्थ से सफर का आगाज जो किया, तो देखें गिलगित से वो नीचे आते आते उट शरीफ तक पहुंच चुकी हैं. That's great. And what was the favorite place?
Oh, that's a difficult question. But I think mostly north areas. I really like Hunza. Okay. Hunza Valley, like, of course, this is valley, so around there are beautiful mountains. Pasukons is beautiful. The mountains, the peaks are amazing. And Nanga Parbat, when we are going to Fairy Meadows and we are waking up in the morning, you know, sunrise, this small lake and Nanga Parbat reflection in this. This is our main spot. And all the Polish tourists that are coming with us, they are amazed. They are amazed by the beauty. But it's not only about the beauty of the nature, it's also about the people, yeah? Right. Because of course this is like my main job. When I have a calls from client, I have to like, yeah, I'm living here, it's good here, it's safe. Yeah, this is like the main that makes them more comfortable. Yes. And when it comes to culture, what was your experience in Kailash? Because there is indigenous cultural values in Kailash Valley. Yes, that was completely different, yeah, because of the clothes, of the people that I was talking. I spent then only like 3 days there. Okay. So maybe I will come back again. Yeah, go again to explore more. But what I've seen, it was different. But as for me, as I am a traveler, I see many different cultures. It was another great experience. And what was the most adventurous one? What was the most difficult one? Difficult the route, the journey? I think this Hussaini suspension bridge is kind of that is actually very difficult to cross. Yeah, इस पे try करें तो sound बहुत different हो जाती है. Sound different होगा, tuning दोबारा करनी पड़ेगी. अच्छा. हाँ, हमने अब आज E से ही करेंगे हम. ठीक है. हम जरा बात करते हैं अपने सूबे की, अपने सूबों की, अपनी सकाफत की, अपने विरसे की. और हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हैं फ्रॉम नॉर्थ थ्रू साउथ, तो हर थोड़े ट्रैवल के बाद ना आपकी धुन चेंज हो जाती है. जी जी. आप गिलगित से आप नीचे आ जाएं, केपी में आ जाएं, फिर आप पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, डाइवर्सिटी आपको मिलती है. मौसीकी के लिहाज से देखें, कल्चर के लिहाज से देखें, हर तरह से. तो फ्लूट भी चेंज हो जाता है, तबला भी चेंज हो जाता है क्या? फ्लूट जो है ना, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरी दुनिया में हर जगह पे डिफरेंट है. ओके. कहीं पे ये इसको नड़ कहा जाता है, मौलाना रूम ने इसको बजाया. ओके. और सूफीज़म में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इसको इसके बारे में जो बातें लिखी हैं मौलाना रूम ने, वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये अपने तने से जुदा होने का दर्द बयान करती है और ये रूह के साथ कनेक्टेड है. ओके. और बांसुरी इस दुनिया की हकीकत है. सही. और इंसान को अपने असल से जोड़ देती है. तो सारे सूबों की बात हो जाती है. पाकिस्तान, हाँ जी, सूबों पे अगर हम आते हैं तो सूबों में हमारे पास हम सिंध से शुरू करते हैं. ठीक है. और फिर बलूचिस्तान, फिर सरहद और फिर पंजाब. जबरदस्त जी. तो चारों सूबों को किस तरह से इस धुन में अब हम आपके साथ शेयर करते हैं. प्लीज स्टार्ट करें सिंध से.
क्या बात है जी, खो गए। और जैसे जैसे चेंज हो रहा था और ज्यादा मजा आना शुरू हो जाता था। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, कमर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, बड़ा महसूस किया आपने अपने इस फन से हमें, हमारे नाजरीन को। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। निगरां हुकूमत का जाते जाते अवाम पर मिनी बजट का बम गिराने का फैसला। IMF को टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए अहदाफ का ड्राफ्ट शेयर कर दिया और ये सब 15 फरवरी से पहले करने का वादा किया है। यानी आने वाली हुकूमत के लिए वही सूरत हाल होगी कि आगे कुआं और पीछे खाई, या फिर आगे जाकर IMF शराइत पर अमल दरामद करना होगा या फिर लड़ाई मोल लेना होगी। यानी गैस मजीद महंगी, रिटेलर्स, परचून फरोशों, रियल एस्टेट के लिए GST और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा होगा, चीनी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी। मालियाती इदारों की तरफ से IMF को तसल्ली दी गई है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर में रिटेलर्स को रजिस्टर करने के लिए घर घर जाकर मुहिम चलाई जाएगी। एक तरफ जहां मईशत वैसे ही बदहाली का शिकार है, इंटरेस्ट रेट 22 पर खड़ा है, जिसने सनतों का कारोबारी पहिया जाम कर दिया है, और ऐसे में स्टार्टअप्स की बात करें, धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, मुल्क में ज़र मुबादला ना होने के बराबर रह चुका है। जो भी है वो दोस्त मुल्कों की जानिब से रखवाया गया उधार है। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, आगे कुआं है या चढ़ाई है, ये सब जानते हैं मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद हाथ साथ मौजूद। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खुर्रम साहब, पहले तो हम एक जिम्मेदारी की बात कर लेते हैं। PTI, PDM या निगरां हुकूमत, तीनों में से ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया हमारी मईशत को अपने फैसलों से, पॉलिसीज से? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखिए, ये अक्रॉस डिफरेंट गवर्नमेंट टेन्योर्स रहा है, किसी ने जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया, बस बेसिक जो है वो शैलो पॉलिसी चॉइसेस इनफैक्ट बड़ी पुअर रही हैं, और सभी ने जो है वो एक ही चीज़ जो है वो लेके चली है कि हम थोड़ी ग्रोथ दिखा दें और बस थोड़ा सा इन्फ्लेशन को जो है वो मेंटेन रख लें, और इंपोर्ट्स करके जो है वो ग्रोथ को जो है वो दिखाएं कि जी मुल्क में ग्रोथ हुई, और वो इंक्लूसिव नहीं रही, सस्टेनेबल नहीं रही। अगर किसी ने भी अच्छा किया होता तो उसके जाने के बाद अगली गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात ना होती, और फिर उस गवर्नमेंट के जाने के बाद उसकी अगली गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात ना होती। तो सभी ने सेम पॉलिसी, और अब जो जाएगी है जी मैं ये कहना चाहता था कि एक्चुअली जो है हर किसी ने एक चीज़ की है, तो ये कि खर्चे बढ़ाए हैं और कर्जे बढ़ाए हैं, और कर्जे के थ्रू खर्चे बढ़ाए हैं। यानी कि आप सोचें, सबसे पुअर पॉलिसी होती है कि आप कर्जा लेके उसे ज़ाया कर दें और उसे जो है अपनी प्रोडक्टिव जो है कैपेसिटी बिल्ड करने में ना लगाएं। तो हमने कर्जे ज़्यादा लिए, अपने अखराजात बढ़ाए, टैक्सेस वहाँ नहीं लगाए जहाँ लगाने चाहिए थे। तो इवेंचुअली यही होता है कि जब आप टैक्सेस सही जगह से लेते हैं और खुर्रम, अभी वालों की बात की जाए, मईशत इस वक्त हमारी कहाँ खड़ी है, मिनी बजट जिस तरह से पेश कर दिया गया है, अगले वालों के लिए इस पे क्या होगा? और जाहिर है ऑब्वियसली IMF की आवाज, मजीद टैक्स। जी बिल्कुल, देखें होता ये है कि जब भी आप IMF के पास जाते हैं और IMF से आप एक कर्जा लेते हैं और उस कर्जे को उन्हीं पॉलिसीज में लगा देते हैं, तो नेचुरली यही होगा ना कि आपको टैक्सेस मजीद बढ़ाने पड़ेंगे, और टैक्सेस नहीं मिलेंगे तो कर्जा बढ़ेगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास शायद हम अफोर्ड ना कर सकें वो स्टेटस को की पॉलिसीज़ के, जिसमें हमने अपनी फिस्कल डेफिसिट को, यानी कि आमदन और अखराजात, इसको हमने अगर बैलेंस नहीं किया, और ख़ासकर इसका ऑनस आता है गवर्नमेंट पे, कोई भी गवर्नमेंट में हो वो अपने खर्चों को कम नहीं करता, टैक्सेस लगाता है, और टैक्सेस भी वहाँ लगाता है जहाँ से टैक्सेस नहीं लेने चाहिए। मिसाल के तौर पे सैलरीड क्लास पे इतना बर्डन कर दिया गया टैक्स का कि इन्फ्लेशन अलग टैक्स है उनके लिए और एक्चुअल टैक्स भी उनके लिए बढ़ा दिया गया। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडस्ट्रीज के लिए भी तीन चीज़ें बढ़ी हुई हैं कि शरह सूद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और आपकी बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में 29 को क्या देख रहे हैं जब मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होगा 29 जनवरी को? मुझे स्टेटस को लगता है, मुझे नहीं लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे। उसकी वजह ये आपने देखा होगा IMF की जो रिपोर्ट है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि आज जो पॉलिटिकल पार्टीज बाहर निकली हुई है ना कैंपेन के लिए, उस कैंपेन में वो थोड़ा सा ये सोच लें कि एक तरफ 300 यूनिट्स की बात करें, बेशक दे दें, मुफ्त दे दें या कुछ भी कर लें, या उनको एक मैं कहता हूँ कि डिजर्विंग को आप एक कम कॉस्ट पे दें ताकि जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा बढ़े ना, लेकिन वो प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू दें। BISP का बहुत अहम बात है, वो सिर्फ लॉलीपॉप ना हो। लेकिन हाँ, मैं अब जो बात करने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उससे, कि 300 यूनिट्स का मुझे मसला नहीं है कि गरीब आदमी को अगर आप कुछ सस्ती बिजली देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको देनी भी चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड कोई बड़ा प्लान है आपके पास? आपने IMF की रिपोर्ट पढ़ी है? मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ जो भी हुकूमत में आने वाली, आप एक बार की जो IMF की रिपोर्ट आई है परसों, उसका जायजा ले लें और देखें वो क्या कह रहे हैं, और उसकी बेसिस पे अपना मंशूर डिज़ाइन करें प्लीज़। उसके बाद एक प्लान लेकर आएँ। ये स्टेटस को नहीं चलेगा या बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, क्योंकि कर्जे बढ़ चुके हैं, टैक्स बढ़ चुका है, एनर्जी इस वक्त आपके यहाँ बहुत महंगी है,
और फोर्थ सबसे बड़ी चीज, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है थ्रू देयर ओन एंटिटीज। हम कहते हैं ना, लेकिन जाहिर है सबका मैनिफेस्टो वही सामने आ रहा है जो कि हमेशा से होता है, उसमें रद्दो बदल और तकरीबन सबका सेम ही होता है। खुरम कुछ का तो आ नहीं रहा, छपने के लिए आवा है। अच्छा खुरम साहब, इस वक्त अगर बात की जाए निगरान हुकूमत की, तो क्या ये उसका मैंडेट है कि वो मिनी बजट पेश कर सके और इस तरह के स्टेप्स ले सके कि आने वाली हुकूमतों को उस पर अमल दरामद जो है वो किया जाए? बेसिकली ज़रा मिनी बजट अप्रूव होता है, लेकिन इसमें एक बात ऐड कर देते हैं कि चूंकि रिटेलर्स की बात इसमें हो रही है कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लेकर आएंगे, जो काम मिफ्ता नहीं कर सके, डार नहीं कर सके, शबर जैदी नहीं कर सके, वो अब कौन कर लेगा? अच्छा, मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक हम्बल ओपिनियन इस पे ये है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इस पे एक तो बिल्कुल सही बात है कि केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट ये नहीं है, कैटेगोरिकली जो है ये हमें बात करनी चाहिए। इसका मैंडेट ये नहीं है कि टैक्सेस लगाए या नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए। तीन चीजें इनको दी गई थी जो कि पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट्स को नहीं दी गई थी। प्राइवेटाइजेशन का एक मैंडेट था कि उसमें वो कर सकते हैं, PPP प्रोजेक्ट्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, मल्टीलेटरल डोनर्स के साथ डील कर सकते हैं, IMF वर्ल्ड बैंक जो अच्छा किया इन्होंने और 2 रिव्यूज हमारे अच्छे गए हैं। और एक है SOEs लॉज, जो स्टेट ओन एंटिटीज के लॉज हैं, यानी कि इनको ये किस तरह चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं एंटिटीज को, इसमें कुछ रद्दबदल कर सकते हैं, बोर्ड्स लगा सकते हैं, इस तरह की चीजें। इसके अलावा टैक्सेशन तो आपको पता है ना, टैक्सेशन तो फाइनेंस बिल के थ्रू टैक्सेशन अप्रूव होती है और फाइनेंस बिल एक प्रॉपर कैबिनेट के थ्रू होता है। तो मेरे ख्याल में ये डेफिनेटली इनका जो है वो एरिया नहीं है और मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए। ये चीज एक मैंडेटेड गवर्नमेंट करे कि नए टैक्सेस कहाँ लगाने हैं, कि देखिए ये पॉलिटिकल कॉल भी है कि आपको रिटेल एंड होलसेल ट्रेड में, आपको थोड़ा सा नंबर एक आपसे शेयर करता हूँ, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड पूरी इकोनॉमी का 20% है और 1% भी टैक्स वो नहीं देता। एग्रीकल्चर इकोनॉमी का 22% है और 1% भी वो टैक्स नहीं देता, यानी कि तकरीबन 45% का है, वो सिर्फ 2% टैक्स या उससे भी कम देता है और बाकी का जो 55% है वो 98% टैक्स देता है। तो कितनी गलत डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्सेस की, आप यहाँ से देख लें। तो टैक्स को हमने ठीक करना है कि टैक्स किसने देना है, कितना देना है और कितना कम देना है, ताकि इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को प्रमोशन और ये ज़ाहिर है मुंतखब हुकूमत कर पाएगी और करना उसे ही चाहिए। अब ऐसे में स्टार्टअप्स की बात हम जरूर करना चाहेंगे खुरम। स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, ज़रा लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। ये कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए इस वक्त, हमारी मईशत के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए? अच्छा देखिए, मैं ना इसको थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ। स्टार्टअप्स पूरी दुनिया में बस्ट हुए हैं। अगर आप देखें 2022 और 21 की जो फंडिंग है, दुनिया में $multi-billion की फंडिंग हुई है। हमारे यहाँ भी $400 मिलियन की जो है लास्ट मेरे ख्याल में 22 में जो है वो फंडिंग आई थी और 23 में हमारे यहाँ डिक्लाइन आया और 24 में थोड़ी बहुत पिकअप हुई है एक्टिविटी। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि हम वैसे ही दुनिया में जो है अब बहुत एक पाए में हम बहुत कम छोटे हैं अभी। और हमारी अच्छी बात यह है कि अभी हम आना शुरू हुए हैं। तो अभी से ही अगर रियलिस्टिकली अगर आप देखें तो बिजनेसेस अगर बंद हो रहे हैं या बस्ट हो रहे हैं, तो उससे ये हो रहा है कि इन्वेस्टर अब देखेगा कि पैथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि कौन सा ऐसा स्टार्टअप है जो कि रियली जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है या बेहतर मैनेज कर रहा है। दुनिया में तो आपको पता है बड़े बड़े बैंक्स बंद हो गए हैं। क्रेडिट स्विस की हम बात करते हैं, आप देखें दुनिया का 200 साल पुराने 150 साल पुराने बैंक से वो उड़ गए। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है ना, इंटरेस्ट कॉस्ट जिसे कहते हैं हम, जिस पे पैसा आप कर्ज लेते हैं, पहले वो बहुत सस्ता था, 21 और 22 में बहुत सस्ता था। तो वहां से वेंचर कैपिटल जो फंड जो इन्वेस्टर्स थे वो पैसा सस्ता बोरो कर रहे थे और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, चाइना में और डिफरेंट कंट्रीज में। अब वो पैसा जो सस्ता था वो महंगा हो गया, तो इसलिए पैसे का फ्लो कम हो गया। इसी वजह से स्टार्टअप्स को जो है ना बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है। ठीक है, ठीक है, स्टार्टअप्स की तो ये बात है, लेकिन वहीं पर अगर रियल एस्टेट की बात की जाए उस पर भी तो मजीद टैक्स आयद कर दिए गए हैं। तो जाहिर है गरीब ने अगर घर बनाना है तो वो तो एक ख्वाब ही रह गया अगर लगा के टैक्स लग जाता है तो। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें रियल एस्टेट के ऊपर अभी भी वो टैक्सेशन नहीं है और अभी भी रियल एस्टेट पे जो ट्रेडिंग पे टैक्सेशन होनी चाहिए वो कम है रिलेटिवली, या एक्चुअल वैल्यू पे टैक्स उस तरह से नहीं लिया जा रहा जो लेना जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आप मॉर्गेज फाइनेंसिंग या कुछ उसकी अरेंजमेंट ऐसे करें फाइनेंसिंग की कि गरीब आदमी को, जैसे पीटीआई गवर्नमेंट में बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था कि उन्होंने किया ये था कि उन्होंने बैंक के थ्रू जो है 10 साल 20 साल तो नहीं थी, कम थी, इसको बढ़ाना चाहिए था कि कम इंटरेस्ट रेट पे लॉन्गर पीरियड के लिए, जैसे दुनिया में होता है कि 20-30 साल के लिए आप जो है एक छोटा जो है एक लोन देते हैं, उस छोटी कॉस्ट पे देते हैं ताकि एक आम आदमी उसको अफोर्ड कर सके अपनी अर्निंग्स के हिसाब से। तो ये एक चीज़ इस तरह की होनी चाहिए पाकिस्तान में, जिसमें एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास जो है, लोअर क्लास या मिडिल क्लास जो है, वो एक कम आमदनी वाले को भी एक सर्टेन पोर्शन उसको
लोन मिले बैंक से और लंबे अरसे का लोन मिले 20-30 साल, अपना घर बना सके, उसे जो है वो बिल्ड कर सके। और बिल्ड करने पे इंसेंटिव होना चाहिए, बिल्ड करने पे आपको टैक्सेस नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, ताकि लोगों को ये इंसेंटिव मिले कि वो अपना घर बनाए। बिल्कुल सही है। लास्ट पॉइंट, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, उसका मैं जरूर हवाला देना चाहूंगा, जिसमें 3 दहाइयों की जो मईशत है उसका एक जायजा लिया गया और नवाज शरीफ के दौर को बेहतर करार दिया गया और पीडीएम के दौर की बात भी उसमें की गई कि उसमें सब कुछ महंगा हुआ। ज़रा हर चीज़ उसमें हम देख रहे महंगी, पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, सब्जी महंगी, दालें महंगी, चीनी महंगी। अब मैं ज़रूर ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट पे कमेंट लूँगा आपसे। जो नवाज शरीफ की बात हो रही है वो सिर्फ नवाज शरीफ की बात है, उस पर हालात मुख्तलिफ थे। या बात करें 2013 और 17 की? जी 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 बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, एक की फैक्टर ये था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो थी ना वो बहुत नीचे आ गई थी, $40 $30 पे आ गई। वो एक बहुत बड़ा बफर मिला था जिसकी वजह से उन्होंने कर दिया था इसको। जब पास ऑन किया था इसको तो वो प्राइसेस नीचे आ गई थी, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गया था, ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो गई थी और आप देखें 3-4% पे इन्फ्लेशन आ गई। तो मैं ये कहता हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आप मुशर्रफ का आपको जमाना याद होगा 2007 का और 8 का, कि जब वो जैसे ही वो गए थे और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, अनफॉर्चुनेटली ऑयल प्राइसेस $120 $130 पे चली गई। नहीं लेकिन खुरम उसमें और पीछे भी तो गए हैं ना वो ज़रा 1990 से लेकर चल रहे हैं, वो 3 दहाइयों की बात कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं। जी जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो फैक्टर्स हैं उसमें एक्सटर्नल फैक्टर और कमोडिटी प्राइसेस वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी इन्फ्लेशन का। और फिर हमारे जो करेंसी के ऊपर उतार चढ़ाव होता है उसकी वजह से एडेड एडवांटेज या एडेड जो है वो नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं और करेंसी हमारी उसकी कदर में कमी होती है तो हमें डबल इंपैक्ट पड़ता है। इसी तरह से ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं और करेंसी हमारी बेहतर होती है तो हमें उसका डबल फायदा भी होता है। तो ये देखें, ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस होती है, इसमें किसी का कुछ करना नहीं, लेकिन हाँ हमें मैनेज करना है कि इसी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में डॉलर का भी तो रोल होता है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से आपके यहाँ इकोनॉमी पे आप देखें कोविड में क्या हुआ था। कोविड में ऑयल प्राइसेस जो है वो इनफैक्ट नेगेटिव तक चली गई थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव हो गए। उस वक्त अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स, उस वक्त इंडिया ने ये किया था कि उन्होंने फ्यूचर 6 महीने साल की बाइंग कर ली थी छोटी प्राइस पे। हम भी ये करते अगर तो हमारे पास बहुत अच्छा बेनिफिट होता और हमारे लोगों को कम कॉस्ट मिलती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मैनेजमेंट के ही प्रॉब्लम्स हैं। हम मैनेज अपना फिस्कल डेफिसिट मैनेज कर लें, जब तक हम डिसाइड करते हैं मामलात आगे बढ़ चुके होते हैं। खुर्रम शहजाद बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वक्त हो गया खत्म, दोबारा मुलाकात कल। अल्लाह हाफिज।